चलिए बच्चों, तो आगे चलते हैं। जो हमने फार्मूला डिराइव किया लास्ट क्लास में, उससे रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला रिजल्ट निकल कर आया था कुछ ऐसा ही था। रेडियस निकालने का, वेलोसिटी निकालने का, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, है ना। इस पर कभी कभी टोटल एनर्जी भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे भाई? टोटल एनर्जी अगर आपको निकालने के लिए बोल दिया जाए तो टोटल एनर्जी, इसको भी लिख लीजिएगा। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लीजिए निकालने के लिए बोल दिया। काइनेटिक भी नहीं बोला, पोटेंशियल भी नहीं बोला, टोटल बोल दिया, आप फंस गए। टोटल एनर्जी निकालने के लिए मान लीजिए बोल दिया टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल, तो परेशान नहीं होना है। टोटल एनर्जी का मतलब क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसमें उतना परेशान होने वाली क्या बात है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल टोटल हो जाएगा। ठीक है, आप काइनेटिक को काइनेटिक रहने दीजिए और पोटेंशियल के जगह पे क्या लिख दीजिए? माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक। अब बताइए, -2ke प्लस ke, तो क्या बचेगा? -ke नहीं बचेगा। अरे बाबा, 1ke में से गया 2ke, तो क्या बचेगा? -ke नहीं बचेगा। 1 रुपया में से गया 2 रुपया, तो कितना बचेगा? -1 रुपया बचेगा ना। तो यानी क्या हो गया? -ke, यानी टोटल एनर्जी क्या निकल के आया? जब टोटल एनर्जी निकालने बोलेगा तो माइनस, और ke का वैल्यू क्या है? 13.6 Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो ये जो आपके पास है, ये टोटल एनर्जी निकालने बोलेगा तो जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है उसी में माइनस लगा दीजिएगा तो टोटल एनर्जी निकल के आ जाएगा। तो ये पूरा फाइनल रिजल्ट है। रेडियस ऑफ nth सेल निकालना है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और अगर टोटल एनर्जी निकालने बोलेगा तो टोटल एनर्जी ऐसे निकालेंगे, -13.6 Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? यूनिट ऑफ एनर्जी। जब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, जब एनर्जी बहुत छोटी हो तो उसको जूल या कैलोरी में मेजर ना करके उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाता है। चलिए एक एक करके यहाँ से सवाल डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, मान लीजिए पहला रेडियस से क्वेश्चन देते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ find the radius of first, second and third cell of hydrogen atom। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा हो गया एक, फाइंड द रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट, दूसरे ऑर्बिट और तीसरे ऑर्बिट के रेडियस के बारे में बताइए कि रेडियस कितना है। चलिए, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सर, हाइड्रोजन एटम के पास एक ही ऑर्बिट होता है ना सर? या आप अभी न जान रहे हैं? उस वक्त बोर को थोड़ा ना पता था, वो तो उसने बताया, जनरल टर्म में बताया। ये तो हम लोग को अभी न पता है, क्वांटम मॉडल पढ़ने के बाद ना, कि पीरियड 1 के किसी एलिमेंट के पास एक ऑर्बिट होता है, पीरियड 2 के एलिमेंट के पास 2 ऑर्बिट होता है। उसको थोड़ा ना पता था। अभी तो साइंस बहुत पीछे चल रहा है, अभी हम लोग बोर के ज़माने में चल रहे हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो रेडियस ऑफ nth सेल, किसी भी n सेल का रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस ऑफ nth सेल निकालने का फॉर्मूला क्या बताया गया? Rn इक्वल्स टू 52.9 n² बाई z पिकोमीटर, है ना। जहाँ पर n का मतलब क्या बताया गया? नंबर ऑफ सेल, किस सेल का निकालने बोला गया है। और z का मतलब क्या बताया गया? एटॉमिक नंबर, किस एटम का निकालने के लिए बोला गया है। ये जनरल टर्म है। अब इसमें पुट करिए, फॉर हाइड्रोजन एटम निकालने किसके लिए बोला गया है? हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए z का वैल्यू क्या हो गया? 1। और n का वैल्यू क्या हो गया? नंबर ऑफ सेल हो गया। ठीक है, तो चलिए पुट कीजिए, R1 इक्वल्स टू क्या हो गया? 52.9 इंटू n²। n² मतलब हाइड्रोजन के पहला सेल का निकालने बोला, इसलिए 1 का स्क्वायर। n का वैल्यू क्या लेना है? पहला सेल के लिए निकाल रहे हैं तो n का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, है ना। और z का वैल्यू 1 हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बताइए? R1 इक्वल्स टू 52.9 पिकोमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 52.9 पिकोमीटर। ये हो गया पहला रेडियस, हाइड्रोजन एटम का पहला ऑर्बिट का रेडियस। इसी प्रकार फॉर सेकेंड सेल निकालेंगे, अगर दूसरा सेल का निकालने के लिए बोला है, फॉर सेकेंड सेल
सेकेंड सेल का निकालना है, यानी n का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो फॉर्मूला क्या है Rn, n के जगह पे क्या पुट कर देना होगा, सेकेंड का निकाल रहे हैं तो R2 हो जाएगा, और वैल्यू क्या हो जाएगा 52.9 इंटू एन स्क्वायर, एन मतलब 2 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई जेड, हाइड्रोजन एटम का निकाल रहे हैं तो हाइड्रोजन एटम का जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, एन का मतलब नंबर ऑफ शेल, तो ये 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड पिकोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा बताइए 52.9 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 9 4 और 36 का 6 कैरी 3 इन माई हैंड, 4 2 ज़ 8 और 3 11 का 1 कैरी 1 इन माई हैंड, 5 4 ज़ 20 और 121, 211.6 पिकोमीटर, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार थर्ड, ये भी आंसर हो गया। इसी प्रकार थर्ड निकालना है, फॉर थर्ड सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, थर्ड सेल यानी एन का वैल्यू 3, हाइड्रोजन एटम यानी जेड का वैल्यू 1, थर्ड सेल बोला इसका मतलब एन का वैल्यू क्या हो गया 3, हाइड्रोजन एटम का ही निकालना है मतलब जेड का वैल्यू क्या हो गया 1, तो क्या हो जाएगा R3 इक्वल्स टू, एन के जगह पे 3 पुट कर दिए, 52.9 इंटू एन स्क्वायर मतलब क्या 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड मतलब 1, तो क्या हो जाएगा बताइए 52.9 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 9s आर 81 का 1 कैरी 8 इन माई हैंड, 9 2 ज़ 18, 18 और 8 26 का 6 कैरी 2 इन माई हैंड, 9 5 आर 45, 45 और 2 47, एक अंक बाद दशमलव 76.1 पिकोमीटर, और इस प्रकार पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट और तीसरा ऑर्बिट का रेडियस निकल कर आया। ये पहला ऑर्बिट, इसका मतलब कंक्लूजन क्या आया सर, तो कंक्लूजन समझिए क्या आया, ओहो चलिए ये सवाल था, तो कंक्लूजन क्या निकल के आया, ये मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये मान लीजिए किसी एटम का न्यूक्लियस है, ये इसका पहला ऑर्बिट है, ये इसका दूसरा ऑर्बिट है और ये इसका तीसरा ऑर्बिट है, ठीक है 3 ऑर्बिट है मान लेते हैं, तो ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक के रेडियस को बोला गया R1, यहाँ से यहाँ तक के रेडियस को बोला गया R2, और ये तीसरा सेल का रेडियस को बोला गया R3, ये जो बाहर वाला है ये तीसरा सेल है, ये जो अंदर वाला है वो 2 सेल है, ये जो अंदर वाला है वो 1 सेल है, तो पहला सेल के रेडियस को R1, दूसरा सेल के रेडियस को R2 और तीसरा सेल के रेडियस को R3 बोला गया, तो R1 R2 R3 का वैल्यू निकल के आया, R1 यानी छोटा रेडियस, R2 थोड़ा बड़ा रेडियस, R3 थोड़ा और बड़ा रेडियस, तो इस प्रकार से R2 और इस प्रकार से R3 का वैल्यू निकल के आ गया। नहीं, इसी प्रकार मान लीजिए हमने ये हाइड्रोजन एटम करा दिया और आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया, या मैं आपको होमवर्क देता हूँ करके आने के लिए, बताइएगा या कमेंट करके जवाब दीजिएगा, फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड सेल ऑफ हीलियम आयन, मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया गया हीलियम आयन। अब एक बात तुमको समझना है, यहाँ पे सबका नहीं निकालना है, सिर्फ थर्ड सेल का निकालना है, तो थर्ड सेल का निकालना है मतलब n का वैल्यू क्या ले लीजिएगा 3, क्योंकि सेल का मतलब n होता है, n मतलब नंबर ऑफ शेल, तो थर्ड सेल का निकालना है इसलिए n का वैल्यू क्या लीजिएगा 3, और हीलियम आयन का निकालना है तो हीलियम का एटॉमिक, हीलियम आयन मतलब He2+ नहीं तो दोनों इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, He+, हीलियम आयन का मतलब ये हुआ जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, तो जैसे हाइड्रोजन का निकालने बोला था इसीलिए हम जेड का वैल्यू क्या लेते थे 1 लेते थे, लेकिन इस बार क्वेश्चन में हीलियम का निकालने बोला है, हीलियम आयन ही है, इलेक्ट्रॉन भले एक है लेकिन हीलियम का है तो एटॉमिक नंबर 2 ही लीजिएगा। अगर यहाँ लिथियम आयन बोलता तो जेड का वैल्यू 3 लेते, बेरिलियम आयन बोलता तो जेड का वैल्यू 4 लेते, तो इसी हिसाब से जेड मतलब एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो कभी नहीं बदलता है, तो हीलियम आयन बोला है इसलिए जेड का वैल्यू 2 लीजिएगा और एन का वैल्यू 3 लीजिएगा, और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा Rn इक्वल्स टू, और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा Rn इक्वल्स टू 52.9 n स्क्वायर बाई जेड पिकोमीटर, n का वैल्यू क्या पुट कर दीजिएगा 3,
और जेड का वैल्यू क्या पुट कर दीजिएगा 2, और इसको बनाइएगा और देखिएगा क्या आंसर आता है। जो आता है उसको कमेंट कीजिएगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे। अब तो रेडियस निकालने आ गया। अब इसी प्रकार से मान लीजिए आपको क्वेश्चन निकालने के लिए दिया, फाइंड द एनर्जी का सवाल। जो जो एग्जाम में आता है बस उतना ही बात कर रहे हैं। फाइंड द एनर्जी ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, VBI सवाल है, एग्जाम में जरूर रहेगा। फाइंड द एनर्जी ऑफ, एनर्जी बोला है, कौन सा एनर्जी, ये नहीं बोला है, काइनेटिक एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोला है, खाली एनर्जी बोल रहा है। तो एनर्जी बोल रहा है मतलब टोटल एनर्जी के बारे में बात बोल रहा है। एनर्जी बोला जाए तो उससे टोटल एनर्जी समझना है। काइनेटिक एनर्जी बोलता तब खाली काइनेटिक लगाते, पोटेंशियल बोलता तब खाली पोटेंशियल लगाते, लेकिन यहाँ एनर्जी बोल रहा है मतलब टोटल एनर्जी। फाइंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट, दूसरे ऑर्बिट, तीसरे और चौथे ऑर्बिट में एनर्जी निकाल के बताइए। चलिए, एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, En इक्वल्स टू, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है ना। इससे क्या निकलता है, टोटल एनर्जी निकलता है। एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों जोड़कर। अगर काइनेटिक निकालते तो यहाँ माइनस थोड़े आता, माइनस आ रहा है मतलब क्या हो गया, -13.6। जहाँ जेड का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर, तो हाइड्रोजन एटम बोला है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 1। अब एक अलग अलग करके एन का वैल्यू पुट करते जाइए फॉर फर्स्ट सेल। चलिए, पहला सेल का निकालने बोला है, तो पहला सेल का निकालने बोला है तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। और हाइड्रोजन एटम का निकालने बोला है तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E1 इक्वल्स टू -13.6 इंटू Z², 1 का स्क्वायर बाई n²। n का मतलब यहाँ भी 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी यहाँ से E1 का वैल्यू क्या निकल के आ गया, -13.6, नहीं 1 खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार से यानी पहला ऑर्बिट का एनर्जी निकल के आया। इसी प्रकार से एग्जाम में टिक करने के लिए आएगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव फॉर सेकेंड सेल n इक्वल्स टू 2। हाइड्रोजन एटम के लिए ही निकालने बोला है तो यहाँ जेड का वैल्यू यहाँ भी 1 रहेगा। जेड मतलब एटॉमिक नंबर, और हाइड्रोजन एटम का निकालने बोला है तो जेड थोड़े बदल जाएगा हर बार में, सिर्फ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सेल बोल रहा है तो सेल बदल रहा है, इसलिए यहाँ 1 है तो यहाँ 2 लेंगे, लेकिन जेड हर जगह सेम रहेगा क्योंकि क्वेश्चन हमें हाइड्रोजन एटम बोल दिया है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E2 इक्वल्स टू, इस फॉर्मूला में पुट करिए, -13.6 इंटू Z²। जेड मतलब क्या, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n²। n का वैल्यू क्या है, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए E2 का वैल्यू कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर। E2 का वैल्यू हो जाएगा -13.6 इंटू 1/2 का स्क्वायर यानी 4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 या 12, 1 16 4, 3.4, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या निकल के आ गया, E2 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से तीसरा निकालने बोला है, फॉर थर्ड सेल निकालना होगा, मान लीजिए फॉर थर्ड सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के तीसरा सेल का अगर निकालेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा। इस बार लिखेंगे E3, और E3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, -13.6 जैसा है वैसा ही रहेगा, इंटू Z²। Z² मतलब हाइड्रोजन एटम का निकाल रहे हैं इसलिए 1² डिवाइडेड बाई n²। n किसके लिए निकाल रहे हैं, तीसरा सेल के लिए, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताइए क्या हो जाएगा, E3 इक्वल्स टू -13.6 इंटू 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1s are 9, बचेगा कितना, 4 46, 9 5 1.51 -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये क्या निकल के आया, तीसरा ऑर्बिट का एनर्जी निकल के आया है ना। इसी प्रकार से चौथा सेल का निकालेंगे, फॉर n इक्वल्स टू 4 सेल, n इक्वल्स टू 4 सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का चौथा सेल का एनर्जी निकालने के लिए बोला है। बताइए क्या हो जाएगा, E4 पुट करेंगे, -13.6 इंटू Z²। Z² का मतलब क्या हुआ, Z² हाइड्रोजन एटम के लिए 1 हो गया, बाई n², 4 का स्क्वायर 16 है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -13.6 डिवाइडेड बाई 16
इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस में माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस प्रकार से 4 ऑर्बिट का एनर्जी निकल के आया, E1, E2, E3, E4। पहला ऑर्बिट का एनर्जी आया -13.6, दूसरा का आया -3.4, तीसरा का आया -1.51 और चौथे का आया -0.85। इसको नोट डाउन करिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। कंक्लूजन क्या आया? कंक्लूजन आया कि ये मान लीजिए आपके पास न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है और ये चौथा ऑर्बिट है। तो हाइड्रोजन के 4 ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट का एनर्जी कितना आया है? पहला ऑर्बिट का एनर्जी कितना आया है बच्चों? तो ये आया है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा का कितना आया था बच्चों? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे का कितना आया था? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और चौथे का कितना आया था? -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पहला ऑर्बिट है n=1, ये दूसरा ऑर्बिट है n=2, ये तीसरा ऑर्बिट है n=3, ये चौथा ऑर्बिट है n=4। अगर हमसे पूछा जाए कि कौन से ऑर्बिट का एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो सबसे बड़ा रेडियस जिसका रहेगा उसका एनर्जी भी ज़्यादा रहेगा। आप देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लगा हुआ है तो अगर एनर्जी का ऑर्डर पूछा जाए तो माइनस का मतलब कर्ज होता है, एनर्जी ऑफ सेल का। बताइए सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका होगा? तो जितना बड़ा रेडियस उतना बड़ा एनर्जी, यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका है? E4 का। माइनस में है ना, इसलिए ये -13.6 यानी 13 रुपया कर्ज में है। ये 0.85 है, इसके पास इसका वैल्यू बड़ा वैल्यू है ये। उसके बाद E3, उसके बाद E2, उसके बाद E1। जितना छोटा रेडियस उतना कम एनर्जी, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसको ऐसे समझिए कि न्यूक्लियस जो है ना वो माँ है, माँ, और माँ के सामने छोटा बच्चा। जैसे जैसे बच्चा का शरीर बड़ा हो रहा है वैसे वैसे वो माँ से दूर जा रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसके शरीर का एनर्जी भी तो बढ़ रहा है। इसका मतलब ये समझना है कि जितना बड़ा रेडियस उतना बड़ा बच्चा, और जितना बड़ा बच्चा उतना बड़ा उसका शरीर और उतना बड़ा उसका एनर्जी। तो जितना ज़्यादा रेडियस, जिसका रेडियस ज़्यादा उसका एनर्जी भी ज़्यादा। तो जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के सबसे सामने रहता है उसका एनर्जी सबसे कम रहता है, और जो ऑर्बिट न्यूक्लियस से सबसे दूर रहता है, जिसका रेडियस सबसे ज़्यादा रहता है, उसका एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में टिक करने के लिए आएगा, तो इसको टिक करके आएंगे, ठीक है। तो एनर्जी का निकालने का तरीका ये है। इस प्रकार रेडियस निकालने बोलेगा, एनर्जी निकालने बोलेगा, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है एनर्जी से, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछा फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन, एक्साइट मतलब उत्तेजित करना, टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n=1 टू n=3 सेल। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम के पहला ऑर्बिट से तीसरा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है, जंप कराना है, एक्साइट कराना है, तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। ये आपके पास न्यूक्लियस है और ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है मान लेते हैं। ये पहला सेल है, पूरा नहीं बना रहे हैं, समझाने के लिए बस बना रहे हैं, 2 सेल, और ये तीसरा सेल है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और इसको उठा करके जंप करा के यहाँ पहुँचाना है, यहाँ ले जाना है। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले जाना है तो उसके लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा। तो एक बात समझिए, अगर आप इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में ले जाना चाहते हैं तो आपको ना इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। कभी भी अगर आपको लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। अगर ऊपर से नीचे आता, अगर 3 से 1 में आता तब वो अपना एनर्जी छोड़ता, रिलीज करता है ना। लेकिन अभी आप नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, यानी मुझे आपको, ये मैं हूँ और ये अंबानी है, मुझे अंबानी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? सबको हमको 10-10 रुपया फ़ोन पे करेगा तो हम अंबानी नहीं, ऐसा नहीं बन जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ लो लेवल में है, उसको हाई लेवल में ले जाना है, तो यहाँ से ले जाने के लिए इसको एनर्जी देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? तो ये आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसको कैसे निकाला जाता है? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा ई। और डेल्टा ई कौन सेल से कौन सेल में जाना है? तो E3 - E1,
यही नहीं बोल रहा है कि तीसरा, पहला से तीसरा जाना है। तो E3 कैसे निकलेगा बताओ? एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? -13.6 जेड स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा, यानी 1/n3 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर। नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए? क्या दिमाग है, देखो। अरे यार कॉमन ले लिए, चलो हटाओ, गोली मारो सबको, समझ में नहीं आता है तो कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। थोड़ा थोड़ा कभी दिमाग को एक्टिव रखना है। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, E3 को लिख सकते हैं क्या -13.6 जेड स्क्वायर बाई n3 का स्क्वायर। ये हो गया E3 निकालने का फॉर्मूला। माइनस इसको लिख सकते हैं क्या, -13.6 जेड स्क्वायर बाई n1 का स्क्वायर। नहीं लिख सकते हैं, जेड तो सेम ही नहीं रहेगा यार, जेड तो सेम है, हाइड्रोजन एटम का निकालने बोला है। तो इन सब दोनों में कॉमन क्या है सो बताओ? -13.6 कॉमन है, जेड स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ बचा क्या सो बताओ? -13.6 यहाँ भी है, -13.6 यहाँ भी है, जेड स्क्वायर यहाँ भी है, जेड स्क्वायर यहाँ भी, बचा क्या यहाँ पर? n3 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर। अच्छा सर, अगर मान लीजिए बोलता n1 से n2 जाना है तो हम यहाँ क्या करते? E2 माइनस E1 करते। अच्छा सर, अगर बोलता 2 से 3 जाना है तो E3 माइनस E2 करते। जिन दो सेल के बीच का निकालना रहेगा वही दो सेल यहाँ पे जाएगा। यहाँ 3 और 1 क्यों आया? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 से 3 में जाना है, तो जो ज़्यादा एनर्जी उसको ऐसे रख देना है। अब बताइए क्या हो जाएगा? -13.6 जेड स्क्वायर, जेड मतलब 1 का स्क्वायर हाइड्रोजन एटम के लिए। अब 1/n3 का स्क्वायर, n3 मतलब तीसरा सेल स्क्वायर माइनस पहला सेल का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? -13.6 1/9 माइनस 1, 9 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, तो 9 हो जाएगा, तो 9 1 हो जाएगा, माइनस 1 9 टाइम पढ़ना पड़ेगा। ये इसको सॉल्व करने पर आया, इक्वल्स टू क्या हो गया? -13.6। तो बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ? बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? -13.6 इंटू 1 में से 9 गया तो क्या बचेगा? -8/9। -1 में से 9 जाएगा तो -8 डिवाइडेड बाई 9। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं ना, इसीलिए प्लस। एनर्जी निकलेगा ना तो माइनस, एनर्जी दे रहे हैं इसलिए प्लस। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अब इसको गुना कर दो तो 8 6 आर 48, कैरी 4, 8 3 आर 24 and 4 28, कैरी 2, 8 1 आर 8 and 2 10, कितना? एक अंक बाद, डिवाइडेड बाई 9। कितना से कटेगा? 12 से लगता है कट जाएगा, 12, 12 9 टोटल से 108, 12 टाइम में चला जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? प्लस लगभग 12.080, इसमें लो देंगे तो 80 हो जाएगा। लगभग 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। इतना एनर्जी आपको देना पड़ेगा, मोटा मोटी इतना एनर्जी सप्लाई करेंगे। 12.01 आना चाहिए, ये 12.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास एनर्जी देंगे, तब जा करके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से डी एक्साइट होकर यहाँ आ जाएगा। इसको आप अलग तरीके से भी निकाल सकते थे, डायरेक्ट अलग तरीके से भी निकाल सकते थे, मेथड 2। अगर आपको वैल्यू पता है तो क्या वैल्यू पता है? डेल्टा ई निकालने बोला था, कहाँ से कहाँ जा रहा है? पहला से तीसरा, यानी E3 माइनस E1। तीसरा ऑर्बिट का एनर्जी कितना निकाले थे? यहाँ पर आप पहले निकाल चुके हैं ना, पहला दूसरा तीसरा का एनर्जी कितना निकाले हैं? -1.51। तो -1.51 में से घटा देना है कितना? E1 -13.6। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 13.6 प्लस हो जाएगा, उसमें 1.51 माइनस कर देंगे तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 13.60 में से 1.51 घटा देंगे, 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 9, 5 में 0 गया तो 5 गया तो 0, यहाँ कितना बच गया? 13 में से 1 गया तो 12, 12.09। 12.09 देखो एग्जैक्ट लगभग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई करेंगे, तब जा करके ये काम बन जाएगा। तो सर ये तो बहुत आसान है। अरे आसान तब है जब वैल्यू पता है तब ना, लेकिन जरूरी नहीं ना कि आपको वैल्यू पता रहेगा। तो रैंडम कैसे निकालना है? तो इस तरह से निकालना है, समझ गए? एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, बनाइएगा घर में जाकर। इस बार मैं N1 से N3 गया हूं, आप N2 से N4 का निकालिएगा, ठीक है?
होमवर्क दे रहा हूँ, बनाइएगा घर में जाकर और बताइएगा, या गूगल से चेक कर लीजिएगा आंसर सही है कि नहीं। एनर्जी रिक्वायर्ड, ये आपको निकालना है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट, एक्साइट मतलब उत्तेजित करना। एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल्स टू 2 टू n इक्वल्स टू 4 फॉर हाइड्रोजन एटम। ये भी हाइड्रोजन एटम के लिए ही आपको निकालने के लिए दिया जा रहा है। चाहे एनर्जी देना पड़े चाहे एनर्जी निकले, दोनों में ऐसा ही बनाना है, परेशान नहीं होना है। एनर्जी देना पड़े चाहे एनर्जी निकालना पड़े, छोड़ रहा हो, चाहे नीचे से ऊपर जा रहा हो चाहे ऊपर से नीचे आ रहा हो, ऐसा ही बनाइएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे बोर्स एटॉमिक मॉडल लगभग खत्म हुआ। अब हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। थोड़ा ये बैकअप क्लास है इसलिए थोड़ा तेज चल रहा है, क्योंकि धीरे धीरे तो पढ़ा नहीं पाएंगे। अब देखिए अगस्त से अक्टूबर आ गया, अभी हम चैप्टर 2 पढ़ा रहे हैं इसमें, मतलब ये क्या है, बैकअप चल रहा है। जो बच्चे अभी आ रहे हैं, लेट से एडमिशन ले रहे हैं, जिनका पीछे का छूट गया है, उनको बैकअप कराना है। चैप्टर 1, 2, 3, 4 तो हमको सब अभी 10 दिन में ख़त्म करना है, तो कैसे करें बताइए। इसीलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं।